बंधु भी ऐसे लोगों को जो खुद कहता है कि 25 करोड़ का मैं रहनुमा हूं, उनका लीडर हूं, उनकी बात करता है 25 वर्सेस 100 करोड़ की बात करता है। उनको कल भी हमारे गुजरात के एक इकबाल भाई ने कहा था कि मैं तुम्हारे बाप की बपोती नहीं कि तुम मुझे 25 करोड़ में गिनो। आज भी एक भारतीय मुस्लिम हमारे दर्शक कुवैत से स्काइप पर कॉल करके उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बोलने वाले केवल मुस्लिम हैं, ये पाकिस्तान परस्त होकर बोलने वाले कुछ ऐसे नेता हैं, लेकिन इनमें मैं इनको हिंदू नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं दोबारा कहता हूं कि हिंदू की व्याख्या में मेरे इस मातृभूमि को अपनी मातृभूमि मानने वाला, इसको पुण्य इस अपनी पुरखों की जमीन मानने वाला, इस तिरंगे को अपना झंडा मानने वाला, भारत माता के चरणों पर नतमस्तक होने वाले को मैं मानता हूं। इसमें ये लोग नहीं आते। प्रशांत भूषण भी क्या कहता है, देखिए कश्मीर को तोड़ने वाले बयान प्रशांत भूषण का, इसके ऊपर तो उसको मार पड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी अभी भी उसने इस बयान को वापस नहीं लिया है। केजरीवाल को भी जवाब देना पड़ेगा कि प्रशांत भूषण ने अभी तक अपना स्टैंड कश्मीर के विषय पर साफ क्यों नहीं किया है। प्रशांत भूषण के बल पर देश में रखना हमारे देश के लिए ही घातक होगा, देश की सारी जनता के लिए घातक होगा, सिर्फ वहां की जनता के लिए नहीं, पूरे देश की जनता के लिए जनहित में नहीं होगा। इसलिए मेरी राय ये है कि हालात वहां नॉर्मलाइज करने चाहिए, आर्मी को वहां से हटाना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को खत्म करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वहां की जनता हमारे साथ आए। अगर उसके बाद भी हमारे साथ नहीं है, अगर वो जनता वहां की ये चाहती है कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि वहां पर प्लेबिसाइड कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग हो देना चाहिए। ये प्रशांत भूषण कह रहा है। जो मांग पाकिस्तान करता है, जो मांग कश्मीर अलगाववादी करते हैं, यही मांग प्रशांत भूषण कर रहा है। इसको भी माफी क्यों? एक और स्काइप पर कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुनते हैं। निकल रहे हैं यहाँ पे। मैं बड़ौदा से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं बड़ौदा से बोल रहा हूँ। हाँ क्या कहिए? तो कसाब से भी बड़ा खतरनाक निकल रहा है इंडिया में। हाँ ये भारत देश का नाम खराब कर रहा है ये हरामखोर। इसको तो कम से कम ऐसी सजा देनी चाहिए जो कसाब से भी बुरा हो। कसाब तो सामने से आके अटैक करता है, ये तो पीठ पीछे ही अटैक कर रहा है। इसको तो जहर दे देना चाहिए बीच चौराहे पे। धन्यवाद। कसाब को ये अपना बच्चा बोलता है, ये कसाब को समर्थन देता है, लेकिन कसाब को समर्थन देने वाले इसके खिलाफ सरकार कुछ नहीं करती है। हमारे पास और भी ऐसे लोगों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, हम इनके वीडियो भी आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। देशद्रोही की लंबी चौड़ी लिस्ट है। सारे लिस्ट को तो हम अगर लेके आएंगे तो केवल नाम पढ़ने में 1 घंटे का कार्यक्रम चला जाएगा, लेकिन उनमें से उनके जो प्रमुख नेता है, जो देश के खिलाफ बोलते हैं, संविधान के खिलाफ बोलते हैं, जो अलगाववाद की बात करते हैं, जो हमारे श्रद्धा स्थान आस्था स्थानों के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे कुछ प्रमुख नेताओं के प्रमुख नेता, उनके जो देशद्रोही है, उनके नेता, उनकी हम बयान लेकर आए। सारे चैनलों ने दिखाया कि 2012 कैसे गुजरा, 2012 में अभिनेता अभिनेत्रियों ने क्या किया वो बताया, राजनीतिक हलचलें बताई, लेकिन किसी चैनल ने नहीं बताया कि 2012 इन देशद्रोहियों के लिए कैसा गया, देश के लिए कैसा गया। आज का हमारा एपिसोड बता रहा है कि 2012 में इस देश के विलन कौन थे और इनको 2013 में मुंह खोलने नहीं देना है। हमारे साथ स्काइप पर एक कॉलर जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं, सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। फोन के कॉलर को पहले लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो आपने इतने कठोर कदम उठाए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो आवाज है, हम राष्ट्रवादी देशभक्तों की आवाज, और वो आपका चैनल आगे ला रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हम इस जो व्यक्ति का आप वीडियो दिखा रहे हैं, जिसका नाम लेना भी उचित नहीं है, ये व्यक्ति इस्लामी जो देवबंद सोच है वो है। ये जो बोल रहा है, अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेते हैं तो ये लोग उनको मुसलमान मानते ही नहीं।
ये मुसलमान उसी को मानते हैं जो ये भाषा का उपयोग करता है। और जब तक हमारा देश, हमारी जनता, हमारे हिंदू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं जैन हूं, लेकिन मैं अपने आप को हिंदू इसलिए समझता हूं, हिंदू हूं क्योंकि मैं इस राष्ट्र भूमि में, इस मातृभूमि में पैदा हुआ हूं और भारत की संस्कृति को समझता हूं। मैं ये समझता हूं जब तक हम सब इस सोच को नहीं समझ पाएंगे, हम भारत का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और ये इस हालत में हमको ले आएंगे कि दोबारा वही जो 1947 में हमारे बुजुर्गों ने देखा, हमको भी देखना पड़ जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ और भी कई कॉलर जुड़े हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि कैसे 2 घंटे आप लड़ाई लड़ो, उसके बाद हमको बुलाओ, कहता है ओवैसी। सुनिए। कुछ भी हो गया तो पहले क्या करते? अफजल भाई आ जाओ, अफजल भाई आ जाओ, समी भाई आ जाओ, राज भाई आ जाओ, अहमद भाई आ जाओ, हाफिज भाई आ जाओ, ख्वाजा कादरी साहब आ जाओ। अरे ये भाया आपके हैं, आना हमारा काम है, आना हमारा फर्ज है, आना हमारी जिम्मेदारी है। आके आपके हक के लिए लड़ना हमारा फर्ज है, ईमान का तकादा है। हम आएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे। हमारे आने तक आप लोग तो मुकाबला करो। 2 घंटे तक आप मुकाबला करो, 2 घंटे के बाद हम कर लेते हैं। उतना तो करीमनगर वाले कर सकते ना भाई। और एक चीज तो ना भूलो, मेरी ताकत आप सबका इतिहास है और आपकी ताकत मेरी कामयाबी। मैं अकेला चला जाऊं तो कुछ नहीं, आप अकेले चले जाएं तो कुछ नहीं, आप हम मिल के जाएं तो ये दुनिया को फतेह कर सकते हैं। हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है जी। इसका वीडियो आखिर का हम दोबारा दिखाते हैं। ये हिंदुस्तान को फतह करने की बात करता है, दुनिया को कर सकते हैं, हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है बोलता है। अरे तुम्हारे कितने पुरखों ने यहां पर सर पटकाया, यहीं पर मर गए, वापस नहीं जा पाए, इसको फतह नहीं कर पाए, तुम इसको फतह करने की बात करते हो। सुनिए क्या get है। कुछ भी हो गया तो पहले क्या करते? अफजल भाई आ जाओ। आखिर का वीडियो दिखाते हैं। और आपकी ताकत मेरी कामयाबी। मैं अकेला चला जाऊं तो कुछ नहीं, आप अकेले चले जाएं तो कुछ नहीं, आप हम मिल के जाएं तो ये दुनिया को फतेह कर सकते हैं। हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है जी। कुछ भी हो, दुनिया फतेह कर सकते हैं, हिंदुस्तान तो बहुत छोटी चीज है। ये शायद इतिहास नहीं जानता है, या सामने वाले जो अज्ञानी है उनके लिए ये झूठी सपने दिखा रहा है। इस हिंदुस्तान को फतेह करने के लिए किसने क्या क्या नहीं किया, लेकिन इस माटी में एक ऐसी हिम्मत है, ऐसा गुण है, ऐसी शक्ति है कि जो बड़े बड़ों को यहां पर दफना गई वो वापस भी नहीं जा पाए, या जो वापस गए तो उनके देश ने उनको पहचाना नहीं। ऐसे कई के कब्रें कहां कहां पड़ी है, वहां के लोग भी उनके तरफ थूकते तक नहीं। ये हिंदुस्तान को फतेह करने की बात करता है और हिंदुस्तान की सरकार इसकी आरती उतारती है। ये फौज खड़ी हो रही है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपका देश कैसे बचेगा? हमारे साथ एक स्काइप पर कॉलर जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। पहले भी एक बार बंटवा चुके हैं और दोबारा बंटवाने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कहां से बोल रहे हैं आप? मैं रायपुर से बोल रहा हूं। क्या रायपुर में भी ऐसी देशद्रोहियों की कोई फौज है? रायपुर में भी इसी प्रकार, और सभी सरकारें, जो भी सरकारें हैं, कुछ भी कह के आए वो अंत में मुस्लिम तुष्टीकरण में ही लग जाती हैं। धन्यवाद। देश के विभिन्न राज्यों की ये विभिन्न स्थिति है। रायपुर, छत्तीसगढ़, जहां से ये बात कर रहे थे, देश के विभिन्न कोने से लेकर दुनिया भर के विभिन्न कोनों से कई हजार कॉल अभी भी स्काइप पर वेटिंग में है। हम उनमें से कुछ कॉल को लेने का प्रयास करेंगे। हम 3 दिन लगातार ये कार्यक्रम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कॉलर है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि दुनिया के कोने कोने से अब हिंदुस्तानी जाग उठा है और अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। टेलीफोन पर देखते हैं, कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं।
नमस्कार। हाँ, बोलिए। मैं मथुरा से हरीश बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा मानना है कि देश में अलगाववाद को बढ़ावा देने के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से देश की सत्ता पर नेहरू गांधी की असफल सेकुलर नीति का स्थापित रहना जो तुष्टीकरण को बढ़ावा देती है, ये एक मुख्य कारण है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर विभाजनकारी नीतियां चल रही हैं। देश विभाजन के समय 1947 में जो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन होना था वो नहीं माना गया है इन दोनों नेताओं की तरफ से, जो आज फिर दोबारा विघटन की तरफ ले आया है। शिक्षा की नीति में राष्ट्रवादी नेताओं को, राष्ट्रवादियों को इग्नोर किया गया है और छद्म धर्मनिरपेक्ष पाठ पढ़ाए गए हैं। इसकी वजह से ये विघटनकारी तत्वों को बढ़ावा मिला है। देश में अलग अलग कानूनों का चलना, धारा 370 का चलना, ये विघटनकारी कानून नीतियों को बढ़ावा देता है। और इससे अधिक देश की जो हिंदू बहुजन संख्यक समाज हैं, उनके नेतृत्व का अक्षम साबित होना, और जो हिंदू संगठन अपनी तथाकथित हिंदू संगठन है, वो जब भी हिंदुओं के ऊपर कोई संकट आया, पीछे से पलायन कर जाने की जो नीति उन्होंने अपनाई है और अपनी संघर्षशीलता जो सन 47 में थी उससे को बिल्कुल शून्य कर दिया है। धन्यवाद। हमारे साथ स्काइप पर कॉलर जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। सबसे मेरी तो बात तो लाइव नहीं हो रही। आप लाइव में हैं, बोलिए। तो ऐसे इनोवेटिव कार्यक्रम आने चाहिए और बाकी जो हो सके तो आर्थिक तौर पे भी ऐसे को सपोर्ट करना चाहिए, और चाहे जैसे रूप में भी हो, ऐसे अगर चैनल आगे आएंगे तो देश के जो आम जनता है, जो देश की जो वास्तविक सोच है, वो आगे बढ़ेगी और फिर इनडायरेक्टली सबको फायदा होगा। कहां से बोल रहे हैं आप? केवल राष्ट्रीय संगठनों पे ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। ऐसे जो लोग हैं जो राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाते हैं, उनको तो सपोर्ट करना चाहिए और आगे लेकर आना चाहिए। इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि इनडायरेक्टली चाहे नक्सलवाद हो, चाहे ये जिहादी हो, ये अंदर देश को घून की तरह खाए जा रहे हैं। धन्यवाद। ये आपस में नेक्सस है, इनकी साठगांठ है, इनके गठजोड़ है। चाइना नक्सलवादियों को मदद करता है, पाकिस्तान को मदद करता है, पाकिस्तान नक्सलवादियों को मदद करता है, अलगाववादियों को मदद करता है। देश के खिलाफ जो भी झंडा लेकर विरोध में खड़ा होना चाहता है, इसी देश की भूमि पर कई देशों की एम्बेसी है जो फंडिंग करती है, पैसा देती है और संसाधन भी देती है। आकाश से हथियार डाले जाते हैं। यहां जयचंदों की भी कमी नहीं है कि घर पहुंचाने वाले भी रेडीमेड मिल जाते हैं। फोन करो तो हथियार घर पर है, फोन करो तो बड़ी बड़ी बैंकें करोड़ों रुपए के ट्रक भर पे घर पे पहुंचाने के लिए तैयार है। हवाला कारोबारी भी आतंकवादियों का बड़ा हथियार है। लेकिन हम चंद रुपयों के लिए अपने आप को इन सब चीजों से दूर करते हैं और देश को खोखला होने के लिए छोड़ देते हैं। हमारे साथ अरुंधति राय, ये भी क्या कहती है, जरा देखिए। पिछले कुछ दिनों से देशभक्तों के डांट और मार के कारण चुप है, लेकिन इसको भी भूलना नहीं चाहिए। ये 2012 की बड़ी गलती में से एक बड़ी गलती। अरुंधति राय, देखिए। And very aggressively said, "Madam, is Kashmir an integral part of India or not? Is Kashmir an integral part of India or not?" About 5 times. So I said, "Look, Kashmir has never been an integral part of India. However aggressively and however often you want to ask me that, even the Indian government has accepted in the UN that it's not an integral part of India. So why are we trying to change that narrative now?" ये अरुंधति राय है। ये मैं इनके अगर रिलेशन बताऊं मीडिया में ये किसकी कौन है तो आप तो चौंक जाएंगे। आप उनको हीरो मानते हैं, ये उनकी बहुत करीबी है। ऐसे लोग हैं। ये कहती है कि कश्मीर भारत का कभी हिस्सा नहीं था। हजारों साल से हमारे जो किसी भी भगवान की पूजा पाठ का संकल्प का हम जब संकल्प लेते हैं तो हाथ में पानी लेकर हम कहते हैं कि जम्मू द्वीपे भारत खंडे। जिस द्वीप का नाम जम्मू से पड़ा है, उस जम्मू कश्मीर के कश्मीर को अगर भारत के साथ नहीं जोड़ेंगे तो क्या पाकिस्तान के साथ जोड़ेंगे जो अभी तैयार